छत्तीसगढ़ में पीएम आवास को लेकर सियासत का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। विधानसभा के बजट सत्र में भी इस मुद्दे पर जमकर तकरार हुई। प्रश्नकाल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम आवास को लेकर आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के आंकड़े और सदन में पंचायत मंत्री के दिए गए आंकड़ों में भारी अंतर है। उन्होंने कहा कि सरकार पीएम आवास को लेकर गुमराह कर रही है। मिला के 7 लाख के आसपास आवास हमारे शासनकाल में बने और इसके शासनकाल में 24-25 में 1,65,620। अब ये आंकड़े उनके हैं, तो अभी तक के सदन को पूरे प्रदेश की जनता के गुमराह कर रहे थे कि कांग्रेस शासनकाल में गरीबों का आवास इन्होंने छीन लिया। प्रवचन ही दे रहे थे, मैं पूछ रहा था। मैंने कहा कि हमारे शासन में कुछ नहीं हुआ, तो फिर आंकड़े आपने दिए वो क्या है, उसका भी उत्तर नहीं दे रहे थे। फिर मैंने कहा आवास योजना कितने हैं, आवास प्लस में कितना है, आवास प्लस में कितना है, वो भी उत्तर नहीं दे रहे थे। प्रवचन ही नहीं कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे। अंतर थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन 13,000 और 1,65,000 में बहुत अंतर होता है। वहीं पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कुल 11,58,919 पीएम आवास बने हैं। सरकार का 18 लाख आवास बनाने का प्लान है। उन्होंने कहा कि भूपेश सरकार के 5 साल में 3 लाख प्रधानमंत्री आवास बने थे। साय सरकार में 2 लाख से अधिक आवास 1 साल के अंदर बना दिए गए हैं। केंद्र ने 17 राज्यों को आवास प्लस में आवास दिए थे। भूपेश सरकार ने इन्हें अमान्य कर दिया था। कुल 11,58,000 आवासों में से 18 के दिसंबर में चुनाव होता है, तो 16 के आखिरी से शुरू हुआ प्रधानमंत्री आवास, तो 17 में आवास बने, 18 में पूरे आवास बने। ये आवास जो कुल मिलाकर है ये लगभग 6 लाख आवास है। और भूपेश बघेल जी की 5 साल की सरकार में 3 लाख आवास बने। और अभी जब भाजपा की सरकार बनी है तो इस नई सरकार के बनने के बाद अपूर्ण और नए आवासों को मिलाकर 2,25,000 आवास और बनाए। तो कुल मिलाकर भाजपा की सरकारों में अगर आप गणना करेंगे तो लगभग 8.25 लाख आवास बनते हैं और शेष आवास जो है वो कांग्रेस की सरकार बनती है। प्रधानमंत्री आवास के आंकड़े को लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री ने तो ये तक कह दिया कि उप मुख्यमंत्री के पास उत्तर नहीं था, इसलिए प्रवचन दे रहे थे। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल का वर्णन करेंगे तो पूरी कथा कहनी पड़ेगी। कथा और प्रवचन के बीच अब देखना होगा कि पात्र गरीब हितग्राहियों को कब तक उनका आवास मिल पाता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, IND गोहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। आवास पर आंकड़ेबाजी। जी हां, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सूबे में सियासी घमासान मचता रहा है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर एक बार भी सदन में फिर से जमकर हंगामा हुआ। सदन में पेश किए गए आवास के आंकड़ों में एकरूपता नहीं होने को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा और हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। और जिसके बाद जो आंकड़े जो रिपोर्ट में पेश किए गए हैं, जो सदन में पेश किए गए हैं, दोनों में ही लगातार विरोधाभास भी देखा गया और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं गोहार पॉइंट क्या है। पीएम आवास पर क्यों चल रहा है आंकड़ेबाजी का खेल? क्या है पीएम आवास योजना की जमीनी हकीकत? पीएम आवास पर कौन सुना रहा कथा और कौन दे रहा प्रवचन? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट और पंचायत मंत्री के आंकड़ों में क्यों है अंतर? तो देखिए, पीएम आवास योजना के जिस तरह से आंकड़े सदन में पेश किए गए, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो आंकड़े आए, इसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। सदन में बवाल हुआ, विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। लगातार सरकार से सवाल किया जा रहा है, हालांकि सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। इसी पर चलिए चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपका मेहमानों से परिचय करा देता हूं। हमारे साथ मनीष वोरा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ तौकीर रजा जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। तौकीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ अमित श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं तौकीर जी आपके साथ ही कर रहा हूं। जिस तरह से सदन में जो है पीएम आवास के आंकड़े पेश किए गए, हितग्राहियों के आंकड़े जो आवास बने हैं उनके आंकड़े पेश किए गए, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के जो आंकड़े सामने आए हैं, इस पर लगातार अब विरोधाभास हो रहा है और दोनों ही आंकड़ों में काफी अंतर नजर आ रहा है, जिसके कारण विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है। आखिर आंकड़ों की जमीनी हकीकत क्या है?
आपको, आपके सभी साथियों को और साथ ही पूरे चैनल के में बैठे हमारे वक्तागण, वरिष्ठ पत्रकारगण और आपके जितने मीडिया दर्शक हैं, सबको नमस्कार। देखिए, अगर अभी बात करें तो 2007 में जो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए थे केंद्र सरकार द्वारा, वो लगभग 19,45,902 टोटल स्वीकृत किए गए, जिसे 2016 से अगर आप 4 साल का आंकड़ा हटा दिया जाए तो 5 साल जो है, इन 9 सालों में 5 वर्ष जो है आपका कांग्रेस की सरकार रही। और कांग्रेस सरकार में 3 लाख के आसपास सिर्फ आवास बने हैं और 8 लाख से ज्यादा, लगभग 8 लाख से ज्यादा हमने आवास बना दी और 3 लाख अभी उसमें पूर्ण होने के कागार पे है। और उसके साथ ही साथ हमने विशेष पिछड़ी जाति भी जो है 26,455 आवास बनाए, जिसमें 296 करोड़ राशि उनके डायरेक्ट उनके खाते में चले गए, जो किसी जो बिचौलिया होता है उनके थ्रू भी जो उनका कमीशन ले लिया जाता, तो वो सब चीजें भी हमने इसको बंद कर दी है। तो ये दिखाता है कि इन 5 वर्षों में इन्होंने जो काम किया था प्रधानमंत्री आवास के नाम से, सिर्फ बोलने की काम करते रहे, लेकिन इन्होंने 5 वर्षों में कोई कार्य नहीं किया। आप अगर आंकड़े उठा के देखें तो उसके कारण 3 लाख सिर्फ आवास जो है इन्होंने सिर्फ बनाए हैं, और 3 लाख आवास बनाने में जिसमें 7 लाख से ज्यादा स्वीकृत हुए थे, लेकिन सिर्फ इन्होंने 40% जो राज्यांश जमा करना था उसको सिर्फ ये कारण बोल के हट गए कि इसमें तो प्रधानमंत्री जी का नाम है, तो प्रधानमंत्री जी का नाम है, इसकी वजह से इसको पूरा जो ऐसा जो है वो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार दे, तो ये बोल के हट गए थे। इसी कारण से बना नहीं था, और इसकी ये दुर्गति कर दिए थे कि इनके जो तत्कालीन मंत्री, पंचायत मंत्री जो थे TS बाबा, ये कह के इस्तीफा दे दी कि हमको इसका पैसा नहीं दिया जा रहा है, मैं इसलिए इस विभाग का मंत्री बनने से कोई मतलब नहीं, करके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी दुर्भाग्यजनक स्थिति उस वक्त पैदा हुई थी। तो ये किस मुंह से बात करते हैं? जो ये बोलते हैं कि प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री का नाम नहीं होना चाहिए, वो किस मुंह से आंकड़े लेना चाहते हैं, जरा ये बता दीजिए। और भूपेश बघेल जी को शर्म नहीं आती कि जब उन्होंने अपना राज्यांश समय में और प्रधानमंत्री आवास बनाने करी, गरीबों को जो है उनका पैसा देना हक देना था, उनके पैसे दागा डालते चले गए, हर योजना में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो ये किस मुंह से बात करते हैं कि प्रधानमंत्री योजना है कि आंकड़े मंग की बात करते हैं? ये तो शर्मनाक है। और हमने बनाया है, और हमने तो जैसी हमने हमारी सरकार बनी तो हमने सरकार बनती साथ 18 लाख आवास पहले कैबिनेट में पास कर दिया था माननीय विष्णुदेव साय जी ने। ये अपने आप में उपलब्धि है। तोकिर जी आंकड़ों में आखिर इतना बड़ा अंतर क्यों नजर आ रहा है? देखिए, ये जो आंकड़ों की बाजीगरी में जो छेड़छाड़ करने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो कांग्रेस की पूर्व सरकार को भी जाता है, और भूपेश बघेल इस मामले में बहुत माहिर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा फंसे। हमेशा कहा कि हमने विकास किया, हमने सारी योजनाओं का लाभ दिया, लेकिन जनता का पैसा एक भी पहुंचाया नहीं, जनता के अंतिम व्यक्ति तक कोई योजना का लाभ मिला, और उसमें बाकायदा भ्रष्टाचार कर रहा है। आज तो भ्रष्टाचार की जो परतें निकलते चले आ रही है, हर विभाग में भ्रष्टाचार निकल रहा है उनके कार्यकाल का। तो आपके बोलने से कुछ नहीं होता साहब, काम करके दिखाते हैं, हम करके दिखाया है, और मात्र 1 वर्षों में हमारी उपलब्धि है कि हम इन 1 वर्षों में ये कर लिया। साथ ही साथ अभी हमारे केंद्रीय मंत्री आए थे शिवराज जी, तो उन्होंने भी 3 लाख एक्स्ट्रा जो है आवास की स्वीकृति दी है, ये भी अपने आप में उपलब्धि है। इसको मानना पड़ेगा कि हम अपने बाजीगरी के आंकड़े में हम इस प्रकार का आंकड़ा नहीं दिखाते, हम कार्य करते, धरातल का कार्य करते और धरातल की बात करते कि हमने बनाया था, हम बनाए, और गरीबों को भी बाकायदा बना रहे हैं, उनके खातों में डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के तहत पैसा भी जो है पहुंचाया जा रहा है। आप इसी बात करें, इन्होंने तो प्रधानमंत्री के नाम से इतनी आपत्ति थी, तो इन्होंने तो ये स्थिति पैदा कर दी थी कि इन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना चालू कर दी था, उसमें भी 45,000 ऊपर आवास जो इन्होंने बनाया नहीं था, अपूर्ण थे, हमने अभी बनाया, उसको भी हमने अपूर्ण किया है। तो किस मुंह से बात करते, किस मुंह से आप आवास की बातें करते, जिसके जो गरीबों का पैसा खा जाए, जो गरीबों के हाथ में डाका डाल दे, जो गरीबों को बरसात में 5 वर्ष इनकी सरकार रही, गरीबों की छत टपकते रह गई, लेकिन इन्होंने कहीं भी एक भी मकान को पूर्ण करने की कोशिश नहीं करी, ना अपना राज्यांश जमा करने की कोशिश करी। तो इनको तो किसी भी हालत में शोभा नहीं देता इस प्रकार से। ठीक है अमित जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। ठीक है, मैं इस पर लौटूंगा तोकिर जी, क्योंकि आंकड़ों को लेकर काफी सारे सवाल हैं और काफी उसमें विरोधाभास भी है। अमित जी जवाब दे दीजिए, वो यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने काम तो किया नहीं और अब आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं, और किस तरह से आखिर कांग्रेस को आंकड़ों में जो डिफरेंस है वो नजर आ रहा है? प्रभात जी, मुझे लगता है मेरे बड़े भाई भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता को शायद आपने बताया नहीं था क्या डिबेट है, वो भी प्रवचन की तरह
लगातार सब बातें करते जा रहे थे। तो मुझे किसी की पंक्तियां याद आ गई कि डूब गए हैं सब यहाँ हैरानी में, डूब गए हैं सब यहाँ हैरानी में, जाने क्या बात आपने कह दी रवानी में, मुझको चुप रहने की आदत है वरना मैं अच्छे से जानता हूं कि यहाँ कौन है कितने पानी में। और लगातार देखिए जिस प्रकार से आंकड़ों की बाजीगरी करने का काम ये कर रहे हैं, लगातार विधानसभा में इनके मंत्रीगण और यहाँ पर बैठ के भाजपा के प्रवक्तागण, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अभी ये कह रहे थे कि पूर्व सीएम को शर्म नहीं आई, कांग्रेस को शर्म नहीं आती, शर्म आपको आनी चाहिए। जब पहले कोई योजना बनती थी तो 90% राज्य जो रहता था वो केंद्र सरकार देता था और केंद्र देता था, और 10% राज्यांश प्रभात जी के राज्य को देना पड़ता था। वो एक टोकन की तरह रहता था। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया है, अगर आपको कोई योजना करना है तो आपको 50-50 देना पड़ेगा, अगर आपको कोई योजना करना है तो 60-40 देना पड़ेगा, अगर आपको कोई योजना करना है तो 70-30 देना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं आप, मुझे समझ में नहीं आता। और उसमें भी आपको आपका नाम चाहिए। जीते जी आप स्टेडियम पे अपना नाम रख देते हैं, आपको उस पर भी चैन नहीं आता। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। बात छत्तीसगढ़ के लोगों के हक की बात है, छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाज की बात है, और जिनके पास आवाज नहीं है, आवाजहीन जो हैं, उनको आवाज देने का काम किया गया था, और उस पर भी ये राजनीति कर रहे हैं लगातार। अभी तो इनको ये आज मंत्री जी ये नहीं बता पाए कि आपने कहा था, आपका पहला वादा था हम 18 लाख आवाज देंगे। अब आप कह रहे हैं कि लगातार, मैं आपको बता दूं, आज उन्होंने आंसर दिया जो विधानसभा में कि परमानेंट वेटिंग की जो सूची थी 2011 में, उसके आधार पर आवंटन 17 राज्यों को किया गया और 16 राज्यों को जरूरत नहीं पड़ी, और छत्तीसगढ़ को 6,99,317 कुछ जो है वो आवास अलॉट किए गए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं उनके ही आंकड़े के हिसाब से, पहले वो कहते थे कि कांग्रेस ने आवास ही नहीं बनाया, भाजपा के लोग कहते थे। आज विधानसभा में उन्होंने ये कहा कि 18 लाख बनाने का सरकार काम कर रही है, 3 लाख मकान कांग्रेस के शासन में बने हैं, जो आंकड़ों की बाजीगरी से छुपा रहे हैं। हमने लगभग 6,99,000 से ज्यादा मकान हमने बनाए हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि लगातार, मैं एग्जैक्ट आंकड़े बता देता हूं, 6,99,313, और लगातार जिस प्रकार की आज पूरे चर्चा चल रही थी, मैं आपके माध्यम से प्रभात जी यही कहना चाहता हूं कि लगातार आपने जो वादे किए थे आप उसे फुलफिल नहीं कर रहे हैं। आप जितने मकान बनाने का आपने जनता को वादा किया था, आप उस पर स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं कि कब तक देंगे। ये भी आंकड़ा दिया है कि कांग्रेस के पूरे शासनकाल में बाजीगरी करना, जनता सारी चीजों को समझ रही है। बीजेपी ये भी आंकड़ा दे रही है अमित जी की कांग्रेस के शासनकाल में, जो आपने कहा कि 5 साल में 3 लाख मकान बने हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि शायद सरकार के 1 साल में 2 लाख मकान बन गए हैं। अमित जी आवाज आ रही है? हेलो, ठीक है, शायद संपर्क टूट गया है। मनीष जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। जिस तरह से पीएम आवास को लेकर अब छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ है, और जिस तरह से लगातार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन इससे इतर अगर हम आंकड़ों को देखें तो आंकड़ों में कहीं ना कहीं एक बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है, चाहे वो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हो या सदन में जिस तरह से राज्य मंत्री ने जो माफ कीजिएगा पंचायत मंत्री ने जो आंकड़े पेश किए हैं। आपको क्या नजर आ रहा है, आखिर जमीनी हकीकत क्या है इसकी? देखिए, निश्चित रूप से एक बात तो तय है कि दोनों के आंकड़ों में बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है, इस बात से कहीं इंकार नहीं किया जा सकता। और जिस प्रकार से ये अंतर देखने को मिल रहा है, तो ये जो लड़ाई जो प्रधानमंत्री आवास को लेकर के चल रही है, ये मुझे लगता है पहले से चली आ रही है, कोई आज होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, आंकड़ों को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो सवाल सदन में उठाया है, उस पर जो पंचायत मंत्री का जवाब है, वो आंकड़े और जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। और उस अंतर को निश्चित रूप से उनका सवाल जायज था, और उस पर सही जवाब जो है सदन में आना चाहिए था। जब सदन में कोई मंत्री किसी सवाल का जवाब दे रहा है, किसी सदस्य के सवालों के जवाब यदि दे रहे हैं, तो मुझे लगता है पूरी जिम्मेदारी के साथ उनको अपनी बातों को वहां रखना चाहिए और आंकड़ों के आधार पर इन चीजों को वेरीफाई करना चाहिए। मुझे लगता है जो मंत्री हैं, जो बाकी लोग हैं, वो लोग इसके पहले भी आप देखिए सदन में उतने प्रिपरेशन के साथ में सदन में नहीं आते। सदन की कार्रवाई को कितनी गंभीरता से वो लोग लेते हैं, ये इससे स्पष्ट दिखता है कि सदन में जो आप बयान
बयान दे रहे हैं उसमें और आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में, दोनों के बीच में बड़ा अंतर है। और इस अंतर, ये अंतर क्यों है, इस बात का जवाब सरकार को देना चाहिए था, लेकिन उस पर जवाब न देकर के आपने गोलमोल बातें करी। ये 18 लाख आवास की बात करी थी, 11 लाख की आवास। देखिए क्या बना, कितना बना, ठीक है, चलिए इस पर भी एक बात है कि सवाल निश्चित रूप से उनका जायज था, मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसके इतर एक चीज ये होना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है, इस बात को सदन में मंत्री जी को रखना चाहिए था कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो आंकड़े आए हैं वो आंकड़े क्या हैं, और ये जो आंकड़े जो हम बता रहे हैं उन आंकड़ों के बीच में इतना अंतर क्यों है, इस बात को मंत्री जी को वहां पर सदन में रखना चाहिए था, लेकिन वो चीज सदन में नहीं आ पाई। तो इस बात की गंभीरता को सदन ने समझना चाहिए, सदन की कार्रवाई की गंभीरता को समझना चाहिए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ठीक है आवास कितने बने, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कितने आवास हितग्राहियों तक पहुंचे, उनको कितने आवास अलॉट हुए, इस बात की भी जानकारी जो है वो सदन में दी जानी चाहिए थी। वास्तविक में जिन जो लोग हकदार हैं, जिसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए लड़ रही थी, जिस बात को बहुत बड़ा मुद्दा बना करके भाजपा ने बड़ा प्रदर्शन पूरे प्रदेश के अंदर में किया था कांग्रेस सरकार के खिलाफ में, उसी मुद्दे को लेकर के यदि आज उनको सदन में गिरना पड़ रहा है तो मुझे लगता है ये स्थिति निश्चित रूप से मनीष जी सही किसे माना जाए, जो सदन में आंकड़े रखे गए वो सही हैं या आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो कह रही है वो सही है? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पीएम आवास में भी कहीं ना कहीं हेरफेर हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा अंतर किसी योजना में अगर दिखाई पड़ता है तो सवाल भी खड़े होते हैं। देखिए निश्चित रूप से ये सही हकीकत क्या है, कौन से आंकड़े सही हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि जो आंकड़े उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण में आए हैं वो और जो मंत्री ने दिए हैं जो आंकड़े, दोनों आंकड़ों में बड़ा अंतर है। और इस पर क्यों ये स्थिति निर्मित हुई है उस पर जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद जो तथ्य हैं वो जनता के सामने लाया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो स्थिति है निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा, ये चिंताजनक बात है। जिस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में गई थी, गरीबों की जिस लड़ाई को लड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उन्हीं के हक की बात यदि आज भारतीय जनता पार्टी सदन में सही तरीके से नहीं रख पा रही है तो ये गंभीर विषय है। और इस पर मेरे को लगता है कि सरकार को और मंत्री को दोनों को गंभीरता से विचार करना चाहिए और सब तथ्य जो है वो जनता के सामने लाए जाने चाहिए। ठीक है, तौकीर जी जवाब दे दीजिए, आखिर जो जनता है या जो आम लोग हैं, जो आंकड़े पेश किए गए हैं सदन में हो या आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट हो, आखिर किससे सही माना जाए, कौन से आंकड़े सही हैं? देखिए ऐसा है कि नेक ने नेक और बद ने बद जाना। मुझे, मैं अमित भाई को जवाब देना चाहता हूं, नेक ने नेक बद ने बद जानना मुझे, जिसमें जितना जर्फ था उसने उतना ही पहचाना मुझे। आज वही स्थिति है, आप में जितना जर्फ है उतना ही पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अरे साहब हमने तो जो काम कर दिया ये ग्राउंड लेवल काम कर दिया, आंकड़े की बात ही नहीं है। हम तो काम करना चाहते हैं, हमने तो सीधा बता दिया कि हम काम करेंगे और अपना राज्यांश देंगे। आपने राज्यांश खा गया, उसकी बात करें ना, क्यों खा गए, क्यों नहीं दिए? आप ये इस बात की बात करिए ना कि आपके समय में इस्तीफा क्यों देना पड़ गया आपके आवास मंत्री को? कितना काम किया गया इसका आंकड़ों में हिसाब किताब तो सही होना चाहिए ना। की बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हो या सदन की रिपोर्ट हो, हमने अगर काम किया है, हमने उस सदन को, उस सदन के जो है हमने जो काम किया उसको पेश किया है। और वो जी ये कोई नहीं कह रहा कि आपने काम नहीं किया, काम आपने किया है, लेकिन सवाल ये है कि जो काम हुआ है उसका हिसाब किताब आंकड़ों में सही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बता तो दिया हमने, आंकड़ों में ही सही बताया है, हो सकता है कुछ कमी पेशी। क्या सही है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट या जो सदन में पेश की गई है आंकड़े जानकारी, वो जरूर इसको जांच करना चाहिए कि इसमें क्या मामला है, तो उसको जरूर इस बात को देखना चाहिए। और सरकार बिल्कुल कब कर रहे हैं आप लोग जांच? क्योंकि मामला सदन में उठा है तो बिल्कुल उसको देखेगी, लेकिन हमने जो आंकड़े पेश किए बिल्कुल सही है और उस आंकड़ों के हिसाब से हमने काम कर दिया। और आने वाले समय में जो आवास के लिए स्वीकृत किया है उस आवास के लिए भी हम बनाना चालू कर दें। कब तक जांच हो जाएगी और कब तक सही आंकड़े सामने आ जाएंगे, ये बता दीजिए। कब तक जी तौकीर जी, कब तक जांच हो जाएगी, कब तक सही आंकड़े जो है सामने आ जाएंगे? देखिए जो अंतर है उसका मैटर है, पहले उसको समझेंगे इस बात को। लेकिन अभी जो हमने बताया कि हम 8,000 करोड़ से ज्यादा जो है आवास के लिए जो पैसा स्वीकृत किया है हम उसके खातों में दे रहे हैं और वो मकान जो बनना शुरू हो गए हैं, ये अपने आप में उपलब्धि है। उसे ये बात करते हैं कि जनता के साथ धोखा किया, जनता के साथ धोखा किया तो साहब जनता हमको विधानसभा में नहीं चुनती, लोकसभा में नहीं चुनती, चुनाव नहीं चुनती और नगर निकाय में भी नहीं चुनती। जनता ने हमको चुना, जनता ने बता दिया कि हमने उनका काम किया है, हमने जो वादे अक्षरशः पूरे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और 80% वादे हमने पूरे कर दिए हैं। इसी कारण से जनता ने हमारे को सराखों पर रखा है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। हम उसका अमित जी वो जांच की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, अगर कहीं गड़बड़ी है तो वो सुधारी जाएगी।
देखिए ऐसा है कि हमने जो आंकड़े दिए हैं बिल्कुल सत्य है। और ठीक है, तौकीर जी लौटूंगा मैं, तौकीर जी लौटूंगा मैं, अमित जी क्योंकि आंकड़े इन्हीं के समय के सब जो है विलुप्त होकर के रखे और उसमें छेड़छाड़ की गई है। हमारे आंकड़े में कोई किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं है, जांच का विषय और उसमें भी लगता है घोटाले निकलेंगे, क्योंकि जिस भी योजना में जा रहे हैं उसमें घोटाले जा रहे हैं। किस बात के लिए तौकीर जी आईने की तरह चीजें साफ नहीं है, इसलिए तो सवाल है। आईने की तरह चीजें साफ होती तो ये सवाल ही नहीं होता। फिलहाल मैं लौटूंगा, अमित जी आप कुछ कह रहे हैं। जी देखिए, मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि जो विपक्ष होता है वो सरकार को आईना दिखाने का काम करता है और कहते हैं ना, हम आईना है, हम दिखाएंगे दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। अभी आप कह रहे थे हम कार्रवाई करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज विधानसभा की जब कार्रवाई देख रहा था प्रभात जी, लगातार जिस प्रकार से ये कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, इन्हीं के मंत्री जी कह रहे थे कि अभी हमारे 15 अधिकारियों, 2 बड़े अधिकारी जो हैं वो जांच में लिप्त हैं और लगातार उन अधिकारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। तो लगातार सरकार ने हमेशा जनता को गुमराह रखने का काम किया है, लगातार दिग्भ्रमित कर रही है सरकार, और जनता सारी चीजों को समझ रही है। और मैं आपके माध्यम से यही चीज कहना चाहता हूं कि हमारा ध्येय ये है कि जिनके पास आवाज नहीं है उनके साथ कम से कम आप राजनीति मत करिए। राजनीति करने के बहुत से विषय हो सकते हैं, उनको जो आपने वादा किया था उसे फुलफिल करिए, इधर उधर की बात मत करिए। आपने जो जनता से वादा किया था आप उसे पूरा करिए, यही मेरी आपसे विनती भी है। और लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बड़ी बड़ी बातें मत करिए, सिर्फ जनता पे डिलीवर करिए जो आपने प्रोमिसेस किए थे। अब वो 14 महीने 15 महीने आपको हो गए, अब आपके प्रॉमिस को डिलीवर करने का समय हो गया है। ठीक है अमित जी, सवाल कांग्रेस से भी है और सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार बीजेपी यही आरोप लगा रही कि पीएम आवास योजना के तहत लोगों को आवास तो दिए गए, लेकिन जो अलग से स्कीम चलाई गई पीएम आवास प्लस योजना के तहत, कहीं ना कहीं 17 राज्यों को केंद्र सरकार ने अलग से आवास उपलब्ध कराने के तहत स्कीम भी चलाई। उसमें आप लोगों ने, जब भूपेश सरकार थी, इस स्कीम को रोक दिया। पीएम आवास प्लस योजना के तहत जो गरीबों को आवास मिलने थे उसको जनता तक आपने पहुंचने नहीं दिया। कहीं इसका श्रेय केंद्र सरकार को, बीजेपी को ना मिल जाए? देखिए, ऐसा कोई भी सरकार करेगी क्या, मुझको ये बताइए। कोई सरकार जो रहती है वो जनता के हित के लिए कार्य करने वाली सरकार होती है। हम काहे रोक देंगे ये बताइए, और हमने कब रोका? यही तो मैं कह रहा हूँ, ये आरोप बीजेपी ने लगाया है जी। निश्चित तौर पे बीजेपी का काम ही है आरोप लगाना, इधर उधर की बात करना, क्योंकि काम तो करते नहीं है। और आप भी जानते हैं कि क्या इस देश में चल रहा है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन लगातार मैं फिर कहना चाहता हूँ कि राजनीति के दीगर मुद्दे हो सकते हैं, और जैसा मनीष ने कहा कि लगातार कितने लोगों को मकान आपने बनाया इज नॉट इम्पोर्टेंट, कितने हितग्राहियों को आपने मकान दिया दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो संख्या बताइए ना, वो संख्या आपके पास है नहीं। क्योंकि लेकिन दिक्कत ये है अमित जी कि जब विजय शर्मा पंचायत मंत्री हैं, वो जवाब देते हैं सदन में, आपकी सवालों का वो उत्तर देते हैं, तो आप लोग कहते हैं कि वो प्रवचन कर रहे हैं। देखिए, जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मैं तो ये समझता हूं कि कुछ बीजेपी के नेता ही कंफ्यूज हैं। कुछ बीजेपी के नेता कहते हैं कि कांग्रेस के समय में तो आवास का निर्माण ही नहीं हुआ। आज विधानसभा के अंदर उन्होंने, पंचायत मंत्री जी ने माना कि 3 लाख आवास कांग्रेस के समय के बने, और हमारा कहना है 6 लाख से ज्यादा हमने बनाए। तो लगातार आज पहले आप कुछ कहते थे, आज कुछ कह रहे हैं, कल और कह लेंगे। हम आपके कौन से डाटा पे विश्वास करें? और अभी आपने तौकीर भाई से पूछा कि आप विधानसभा की कार्रवाई को सही मानेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण को, जो सर्वेक्षण आया था उसको आप सही मानेंगे? उन्होंने कहा हम अपने विधानसभा वाले को सही मानेंगे। मुझे लगता है तो क्या, अगर इसको वो सही मान रहे तो उसको वो झूठा मान रहे हैं? तो ये सारी चीजें मैंने कहा ना, एक घुमाने की वाली बात है, और जनता को दिग्भ्रमित करने का काम लगातार बीजेपी के नेता कर रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ करना नहीं है। ठीक है मनीष जी। देखिए, मुझे सीधे तौर पे एक चीज ये नजर आ रही है कि जो आंकड़ों को लेकर के बात हो रही, तौकीर भाई सही चीजों का जवाब, मतलब जो सवाल किए जा रहे हैं उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, वो ये कह रहे हैं कि हमने जो आंकड़े दिए वो सही हैं। तो कौन से आंकड़े सही हैं? आपने जो विधानसभा में बोले वो आंकड़े सही है कि आपने जो वो आंकड़े आर्थिक सर्वेक्षण में आए वो सही है? इस बात का जवाब वो सीधे तौर पर दे ही नहीं रहे। हमने जो दिया, दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि हमने धरातल पर काम कर दिया। ठीक है, धरातल पर आपने काम कर दिया, मगर जो काम किया है हमको हिसाब
हिसाब किताब आंकड़ों की बाजीगरी। अरे भाई साहब, आप जो काम कर रहे हैं, आप सरकार में हैं, किसी भी चीज की अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए ना। आपने क्या किया, कैसे किया, कितना किया, ये आंकड़े तो आपके पास होना चाहिए। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया, कैसे किया, कितना किया, कहां से लाया, कहां गया, ये अकाउंटेबिलिटी तो होना चाहिए ना। उसका जवाब तो आपके पास होना चाहिए। और जिम्मेदार चैनल में जब आप आकर के बैठे हैं तो निश्चित रूप से आप एक बड़ी पार्टी के, सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आप बैठ रहे हैं। आप दाएं बाएं करके इन चीजों से नहीं बच सकते हैं। निश्चित रूप से धरातल पे आपने काम किया, इस बात से कोई इंकार नहीं करता है। आपने कांग्रेस सरकार से ज्यादा मकान बनाए, इससे भी इंकार नहीं कर सकते। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कितने बनाए, कितने हितग्राहियों को दिए, कितनों का आपके पास आवंटन आया था, कितनों के लिए आपने पैसा सैंक्शन किया, कितने बने, कितने हितग्राहियों तक गए, ये आंकड़ा तो आपको रखना ही पड़ेगा ना। आंकड़ों की बाजीगरी के बगैर तो सरकार चल ही नहीं सकती। ये आप कैसे जवाब दे सकते हैं कि हम आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं जाते हैं? मुझे लगता है इस बात बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिल्कुल काम का श्रेय जब आप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार में आप हैं और आपको कहीं ना कहीं जो अकाउंटेबिलिटी है वो बतानी पड़ेगी। आंकड़े क्या रहे हैं, कितने लोगों को लाभ मिला, कितने वंचित रह गए, कितना पैसा खर्च हुआ, तमाम चीजों की जो जानकारी है वो देनी पड़ेगी और इसी पर लगातार अब घमासान भी है। फिलहाल वक्त की कमी है और इसलिए चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सूबे में सियासी घमासान मचता रहा है और एक बार फिर से जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो आई है उसके जो आंकड़े कह रहे हैं पीएम आवास योजना के, और सदन में जिस तरह से पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने जो आंकड़े रखे हैं उस पर विरोधाभास बढ़ता जा रहा है और सरकार से सही आंकड़ों की मांग की जा रही है। हालांकि देखना होगा क्या इस विषय में जांच होती है और कब तक सही आंकड़े जनता के सामने आते हैं। IND गोहार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।